हो रहा है? लीमन ब्रदर्स टाइप का कुछ हो रहा है क्या वहाँ पे? नहीं, लीमन ब्रदर जैसा मतलब ये डर है कि चाइना ने बहुत ज़्यादा डेट ली हुई है, चाइनीज़ कंपनीज ने, और चाइनीज़ जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बोरोड पैसे पे काम कर रहा है। और उसका रीज़न उसका हमको दिख रहा है असर भी, क्योंकि जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं बैंकरप्सी अनाउंस कर रही हैं। आज ही एवर ग्रैंड ग्रुप ने अनाउंस किया, सबसे बड़ा ग्रुप है चाइना का। तो अगर इतना बड़ा ग्रुप बैंकरप्सी डिक्लेयर कर रहा है तो एक डर है कि क्या ये पॉइंट करता है कि चाइना में एक क्रेडिट बबल था जो अब बस्ट हो गया है। पर मुझे दूसरी तरफ ये लीमन जैसी सिचुएशन इसलिए नहीं लगती कि चाइना के पास $1.5 ट्रिलियन का फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, और ऐसा नहीं है कि वो उनके पास एसेट्स नहीं है इसको बैकअप करने के लिए। और अब वो दिख रहा है जिस तरह से चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज बैंक डंप कर रहे हैं यूएस ट्रेजरीज को। और आपने देखा द यूएस ट्रेजरीज अक्रॉस द बोर्ड 10 साल की, 5 साल की, 2 साल की, 30 साल वाली, सब के प्राइसेस गिरे हैं और यील्ड स्पाइक हुई है। और वो यील्ड इसलिए नहीं स्पाइक हुई है इस बार कि फेड ने कहा है कि हम रेट बढ़ाएंगे। वो इसलिए स्पाइक हुई है कि ग्लोबली चाइना से अगुवाई में सारे जो बैंक्स खरीदते थे, सेंट्रल बैंक्स खरीदते थे यूएस डॉलर ट्रेजरीज, वो ना खरीद रहे हैं और इस टाइम जो है वो निकाल रहे हैं। और वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी इकोनॉमी को पंप प्राइम करना है, अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना है कि हम उसमें पैसा डालें। जैसे आपने देखा होगा आज चाइना ने अनाउंस किया कि शेंजन मार्केट और हांगकांग मार्केट में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ड्यूटी, उसको आधा कर देंगे। वो इसलिए चाहते हैं कि कैपिटल मार्केट में वापस पैसा आए और इंटरेस्ट रेट्स भी काटे। तो चाइना का पूरा फोकस है कि हम अपनी कंट्री का ग्रोथ अब कैसे वापस लेके आएं, और उसके लिए अगर यूएस डॉलर एसेट्स हमको डंप करने पड़े तो हम डंप करेंगे, अब चाहे वो बॉन्ड्स हो या इक्विटी हो या जो भी हो। और अगर ये चाइना करेगा तो सिर्फ चाइना नहीं करेगा, ये बाकी भी जो कंट्रीज हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हम यूएस डॉलर ट्रेजरीज होल्ड करें जब चाइना बेच रहा है। तो एक तरह से एक ये बड़ा क्राउडेड ट्रेड हो जाता है। पर अच्छी बात ये भी है कि ये फटाफट हो भी जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि महीनों महीनों ये पेन चलेगा। तो मुझे आपके जो सवाल पूछा कि लीमन जैसी सिचुएशन तो नहीं है, पर ये चिंता है, पर इन्वेस्टर्स को तकलीफ देगी, क्योंकि चाइना इतना बड़ा इन्वेस्टर है कि अगर वो माल मार्केट में डंप कर रहा है तो उससे एसेट प्राइसेस पे फर्क जरूर पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट्स में भी दिखेगा और किसी ना किसी तरीके से इंडियन मार्केट में भी दिखेगा, क्योंकि जो आपके फ्लोज हैं वो कम हो जाएंगे थोड़े टाइम के लिए। ओके, चीन में क्या हो रहा है? दरअसल वहाँ पे दो वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनीज हैं, जो एक कंट्री गार्डन के नाम से है और दूसरी एवरग्रांड। एवरग्रांड एक काफ़ी पहले 3-4-5 महीने पहले उसने डिफ़ॉल्ट करना शुरू किया था। डिफ़ॉल्ट कहाँ से, मतलब कि जो उसने बॉन्ड जारी कर रखे हैं उस बॉन्ड को ब्याज नहीं चुका पा रहे थे। दूसरा जो एकदम लेटेस्ट वाला था वो कंट्री गार्डन था। दोनों ने अपने बॉन्ड के इन्वेस्टर्स को ब्याज नहीं दिया तो दिक्कत खड़ी हुई। इसमें एक तीसरी कंपनी जुड़ गई, ज़ैंगज़ू करके एक फाइनेंशियल कंपनी है, जिसके ट्रस्ट के जरिए जो उसने बॉन्ड इशू कर रखे थे उसने भी बॉन्ड पेमेंट में मिस किया। अब जब ये कहानी पूरी खुली तो और ये निकल के आया कि भाई वहाँ तो जो लोन ग्रोथ है वो 13 साल के लोस पे चली गई है। लोगों का इन्वेस्टमेंट, आम आदमी का इन्वेस्टमेंट सेविंग के बजाय रियल एस्टेट में ज़्यादा चाइना में देखा गया। तो वो एक स्पाइरल बनता गया, एक वाइशियस सर्किल सा बनता दिख रहा। इसलिए लगा कि भाई अमेरिका में क्या, चूँकि रियल एस्टेट वाला केस लीमन वाला भी था, तो क्या वैसी एक सिनेरियो बन रही है क्या, इसलिए ये सवाल था। लेकिन जैसा कि अभय जी कह रहे हैं कि वैसा केस नहीं है, क्योंकि इनके पास बैकअप बहुत स्ट्रांग है। लेकिन कंसर्न है क्योंकि एसेट प्राइसेस में फर्क पड़ेगा, साथ ही करेंसी मार्केट में बहुत उथल पुथल होगी। हमारा रुपया देखिए 83 पहुंच गया, 83 रुपये कुछ पैसे का $1 हो गया। अभिषेक जी, आपको डर लग रहा है क्या चीन वाली से? चीन की चिंता कितनी घनी? जी डेफिनेटली नीरज जी, मेरे हिसाब से तो ये कंसर्निंग है। देखिए, अभी तक चाइना का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लार्जली वो ग्रोथ ड्रिवन इकोनॉमी रही है। एंड कुछ सालों से उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट पे तो बहुत ज्यादा फोकस कर दिया रादर देन एक्सपोर्ट्स, व्हिच वाज इन द अर्लियर डिकेड वाज द मोस्ट प्रोमिनेंस। पोस्ट कोविड ऑफ कोर्स चीजें थोड़ी डिफरेंट हो गई उनके लिए भी, मार्केट्स बंद हुए फिर खुले, तो एक तरह का जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली उस कंट्री में हुआ है। हमने देखा है कि ग्रोथ भी जो है कैसे टेपर डाउन हुई है। अब वो उस रेट पे ग्रो नहीं कर रहे हैं जिस रेट पे उनकी एक हिस्टोरिकल जर्नी रही है। एंड कभी भी कोई भी कंट्री की जो एक इकोनॉमी बढ़ती है तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता है। अभी तक हमने देखा है कि लार्जली जितनी बार भी इश्यूज आए वो यूएस मार्केट से या यूरोपियन मार्केट से आए हैं, और चाइना में जब भी कोई इस तरह की बात उठती थी तो वहां की गवर्नमेंट इमीडिएटली एक्शन लेके उसको आगे बढ़ जाती थी।
डेफिनेटली मुझे लग रहा है इस बार भी कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है, बिकॉज लार्जली ये गवर्नमेंट ड्रिवन ही कंपनीज होती हैं, बस वो फ्रंट रहती हैं। बाकी बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि उनको कहाँ कैसे करना है। सो यहाँ पर भी कुछ वैसे ही एक्शन हमें देखने को मिलेगा, बट जो क्वांटम है वो छोटा नहीं है, जो इनकी साइज हो चुकी है वो छोटी नहीं है। सो देयरफॉर इसका इम्पैक्ट पूरी तरह से नेग्लिजिबल है या नहीं होने वाला है, ऐसे सिनेरियो को मैं नहीं देख रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये इवेंट्स है जो अनफोल्ड होंगे, एंड उसी तरह से जो डॉलर के ऊपर जो प्रेशर बनेगा, क्योंकि वो यूएस ट्रेजरी से वैसे ही वो रिडम्पशन मारेंगे, तो एक तरह से जब करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट आता है तो वो हर जगह पे हर तरह से हर किसी को इम्पैक्ट करता है। ब्याज दरों में भी फिर वो एक इम्पैक्ट दिखता है। तो मुझे लग रहा है कि एक वॉचफुल होने की डेफिनेटली एक मैटर है। अपने मार्केट्स में इंडिकेट कर रहे हैं इस तरह का कंसोलिडेशन हमने जो देखा है लास्ट 10 दिन में, वो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अभी मार्केट में एक बार के लिए ब्रेक लग रहा है, बिकॉज चाइना इज राइट नाउ बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विद अ साइज ऑफ क्लोज टू $19 ट्रिलियन। इस लेवल पे रियल एस्टेट, जो कि उनका वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर रहा है, वहां पे अगर इस तरह की बड़ी कंपनियों में इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, तो और एक प्रेसिडेंट हम जानते हैं 2007-8 का, तो इसको लाइकली तो नहीं कह सकते हैं। अनफोल्ड कैसे होगा वो एक देखने वाला टाइम है, बट दीज आर अर्ली साइंस एंड आई थिंक सो थोड़ा सा कंसर्निंग है और लोगों को थोड़ा वॉचफुल रहना चाहिए एक ग्लोबल इवेंट के तौर पे। अच्छा, एक टर्म बार बार यूज़ कर रहे हैं दोनों हमारे मेहमान, यूएस ट्रेजरी। क्या आप कंफ्यूज मत होइएगा, यूएस गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उसमें दो सबसे बड़े निवेशक हैं, जापान और चीन। जापान लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा उसने ले रखे हैं, उसको करेंसी एक्सपोर्टर भी बोला जाता है, और दूसरे नंबर पे चीन है। आप अभी हाल फिलहाल गए थे क्या चीन? मैंने ऐसा कुछ मेरे को याद आ रहा है। हाँ, पिछले साल गया था। पिछले साल गए थे ना? क्या देखा आपने वहाँ पे? आई थिंक ऐसा कुछ लग रहा था कि रियल एस्टेट, मैंने सुना बड़े बड़े घोस्ट टाउन जैसे बन गए, बाहर ही नहीं वहाँ पे। मैंने सुना, ऐसी बात मैंने देखे नहीं क्योंकि मैं इंटीरियर्स में नहीं गया था, पर मैंने इसके बारे में काफ़ी चर्चा सुनी और लोगों के मन में काफ़ी डर था जो बॉन्ड्स लेके बैठे हैं इन रियल एस्टेट कंपनीज का। तो उस समय मेरे को लगा कि लालच में लोग सस्ते में बॉन्ड्स मिल रहे हैं, 50 सेंट टू $1, मतलब ₹1 की चीज़ उनको 50 पैसे में मिल रही है। तो एक लोगों में लालच था कि ये ले लेते हैं, और उनको ये लग रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी है, सरकार कभी फेल नहीं होने देगी, तो सरकार आगे बचा लेगी। तो $1 का एक 50 पैसे वाला ₹1 नहीं मिलेगा, 80 पैसे तो मिल जाएगा, तो सरकार दे देगी। पर अब की बार ऐसा हुआ नहीं, और ये बड़ी शॉकिंग चीज़ है इन्वेस्टर्स के लिए जो डिस्ट्रेस एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये सोच कर कि सरकार आगे बचा लेगी, क्योंकि इतने सारे लोग जो है इनके जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो जो हाउस ओनर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया। तो गवर्नमेंट बैक्ड कंपनियां डिफॉल्ट कर रही हैं। बिल्कुल, तो ये 3 मैं आपको नाम बता रहा हूँ बड़े वाले, इसके अलावा 1 दर्जन छोटी कंपनियां हैं जो डिफॉल्ट कर चुकी हैं ऑलरेडी जी। तो इस बार तो शी जिनपिंग साहब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, इस बार मेरे को लगता है उन्होंने कहा है कि कि सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, बैकअप नहीं देगी। अगर इन्वेस्टर्स ने रिस्क लिया है, गलत रिस्क लिया है, तो वो इन्वेस्टर्स का नुकसान है, हम अपना पैसा इनको बेल आउट करने में नहीं लगाएंगे। आई थिंक वो एक मैसेज, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज रहे हैं अपनी कैपिटल मार्केट्स को और सिस्टम को कि आप ये सोच के लेवरेज मत करिए कि हम आगे बचा लेंगे। तो आप लोग को खुद देखना है, खुद बिजनेस करना है, और जो सरकार का पैसा है वो हम जनरल इकोनॉमिक ग्रोथ में हम यूज करेंगे। ओके, मतलब मैसेज वहां चला गया। मैसेज बहुत क्लियर है जी, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनिए और सेंसिबल रिस्क लीजिए। मतलब ये सोच के बिल्कुल मत लीजिए जैसे यूएस फेड में होता है कि यूएस में जो इन्वेस्टर कहते हैं क्या होगा, फेड आके बचा लेगा। तो बल्कि मैं कहूंगा चाइना इस टाइम ज्यादा कैपिटलिस्ट बन गया है और यूएस ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट बन गया है। ये बहुत ही मतलब गंभीर विषय इसलिए भी आप समझिए कि फेड कह रहा हूं, चाइना ने अपने सेंट्रल बैंक जो है पीबीओसी बोलते हैं जिसको, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उसको ये कहा है कि आप थोड़ा सा रेट कट करिए लेकिन ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेड तरीके अपनाइए, रूल्स इजी कर दीजिए, रियल एस्टेट कंपनियों को रूल्स में उतना मत फंसाइए, इतना ज़्यादा उनसे कोलेट्रल मत लीजिए। ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी एक संभावना शायद बन रही थी कि प्राइम लेंडिंग रेट भी वो कट करेंगे। अभी उन्होंने एक 2 साल वाला रेट कट किया है थोड़ा सा, 15 बेसिस पॉइंट, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। और जो स्टिमुलस की बड़ी उम्मीद लगाई पड़ी तो वैसा कुछ नहीं आया अभी तक। तो पंकज जी, चिंता ये है कि उनके यहाँ के रियल एस्टेट वाले डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंपनी डिफ़ॉल्ट कर रही हैं और वो बॉन्ड बेच रहे हैं। मतलब ये बॉटम लाइन है कि उधर गिरा तो इधर उन्होंने अमेरिका वाले बॉन्ड बेचने शुरू कर दिए। इससे करेंसी मार्केट का जो उथल पुथल होने की आशंका है, क्योंकि जापान भी इसमें एक बड़ा प्लेयर है। आपने गौर किया होगा कि जापान की करेंसी जो है इस समय कमज़ोर हो रही लगातार, बावजूद इसके कि उनका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। मुझे लगता है एक झटके में किसी दिन वो रेट न बढ़ा दें। हालांकि उन्होंने अपनी वो यील्ड कर पॉलिसी को 0.5 से 1% तक का खोल दिया है। तो ये क्या एक करेंसी का एक इशू खड़ा हो रहा है क्या, जो जिसका असर हमारे ऊपर डायरेक्टली पड़ सकता है?
पंकज जी। नीरज जी नमस्कार। देखो नीरज जी, नीरज जी, जो कमेंट्री हम पिछले कुछ एक हफ्तों से मार्केट में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आई थिंक जो इश्यूज चाइना के साथ हैं, आई थिंक देयर आर स्ट्रक्चरल इश्यूज विद चाइना। ये एरिया ऑफ कंसर्न जरूर है बट एरिया ऑफ पैनिक नहीं है। आई थिंक इसमें कोई जैसे आप टर्म्स जो रहे वेदर इट इज अ लीमेन मूवमेंट फॉर चाइना और अक्रॉस द वर्ल्ड, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई डीप रूटेड इश्यूज है। एंड आई थिंक इसके जो जेनेसिस हैं, जो चाइना में आज के दिन जो दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, आई थिंक इसका जेनेसिस कोविड है। जो कोविड के टाइम चाइना के साथ इशू हुए, जिस तरह चाइना ने कोविड को हैंडल किया, इकोनॉमिकली चाइना ने जिस तरह से कोविड को हैंडल किया, जिस तरह से सीरियस लॉकडाउन लगे या जिस तरह से उनकी पॉलिसीज थी उस टाइम कोविड के दौरान, उसके अलावा नॉट टू फॉरगेट जो पिछले कुछ एक साल में उनकी पॉलिसीज टुवर्ड्स से डिजिटल या इंटरनेट मीडिया या मीडिया मोगल्स या इंटरनेट मोगल्स रही हैं, वो भी काफ़ी एक पेसिमिस्टिक टाइप, नेगेटिव टाइप पॉलिसीज रही हैं। बट आई थिंक ऑफ लेट, अगर हम पिछले 6-8-9 महीने की बात करें, गवर्नमेंट ओवर देयर दे हैव रियलाइज देयर फॉलीज एंड दे आर डूइंग एनीथिंग टू अनडू दैट। और मेरे को लगता है कि उसके रिपरकशंस देखने को मिल रहे हैं इस टाइम, बट बहुत डीप रूटेड शायद ये नहीं जाएगा। चाइना की एज सच हम जानते हैं कि इकोनॉमिक पावर काफ़ी है, ट्रेजरी पावर काफ़ी है, दे आर pretty strong by the core and I think they are capable of handling it। पर उस उथल पुथल में कितनी ये रहेगा और बाकी भी जो ग्लोबल इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन रिलेटेड हो। एक चीज़ और हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो पिछले दिनों यूएस चाइना के रिलेशंस में जो एक खटाव आ गया था, उसकी वजह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यूएस ने बैन कर दिया था चाइना की तरफ। सो देयर बीन इश्यूज और अब हमने देखा है कि यूएस के सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी दे विजिटेड चाइना। तो दोनों तरफ से आई थिंक एक कदम बढ़ रहे हैं कि रिलेशंस को थोड़ा बेटर किया जाए एंड आई थिंक दैट इज गुड फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी एज सच। तो ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि शायद इसके रिपल इफेक्ट चलेंगे, इट में इफेक्ट फॉर सम मोर टाइम, बहुत डीप रूटेड ये नहीं होने चाहिए। और जिस तरह से हमने देखा था चाइना में जो श्रिंकिंग लेबर फोर्स थी, अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर बढ़ रही थी, नॉट टू फॉरगेट कि वहां पर डोमेस्टिक सेविंग्स बहुत ज्यादा थी चाइना में, और उस डोमेस्टिक सेविंग्स से बहुत बड़ा पाई प्रॉपर्टी मार्केट में जाता था। एंड गवर्नमेंट ने पिछले सालों आई डोंट नो इन बेस्ट इंटरेस्ट कुछ ऐसे कदम भी उठाए थे कि प्रॉपर्टी मार्केट में थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी शायद डिस्करेज की थी इन्वेस्टर्स को या सिटीजन्स को लेने के लिए। सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रॉडर काइंड ऑफ इशू, इट डेफिनेटली एरिया ऑफ कंसर्न बट एरिया ऑफ पैनिक नहीं है। और मेरे को लगता है जो एक वर्ल्ड में भी हमने पॉलिसी देखी कि एक चाइना +1, रादर मैं पिछले दिनों से आई बीन रीडिंग आर्टिकल्स नॉट जस्ट चाइना +1, चाइना +N मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसका भी इफेक्ट शायद मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को देखने को मिल रहा है। जो फ्लोज रहे तो वर्ड चाइना वो उसमें स्लो डाउन मिला। सो आई थिंक उन सब चीज़ों का इफेक्ट देखने को मिला है, बट चाइनीज गवर्नमेंट एग्रेसिवली आई थिंक उसको एड्रेस कर रही है। एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वहां पर ये जो अभी डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं प्रॉपर्टी मार्केट में या कुछ एक बड़े ग्रुप के साथ, गवर्नमेंट उन्हें कहां पर एक सपोर्ट दे पाती है या नहीं दे पाती। तो आई थिंक रिपल इफेक्ट है, एरिया ऑफ कंसर्न है, बट एरिया ऑफ पैनिक नहीं है। एरिया ऑफ पैनिक नहीं है। चीन में एक 3 रेड लाइन पॉलिसी आई थी, खुद ही उन्होंने अपने लिए बनाई थी कि कैश फ्लो, एसेट क्वालिटी और एडिक्वेसी रेशियो देख के ही पैसा देना बिल्डर को। आपने टाइट किया था तो वो सब डिफॉल्ट कर रहे हैं चीन वाले। वो कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसी थी सर, आप बचाओ मेरे को आके, आप कह रहे हैं मैं बचाऊंगा नहीं। अमेरिका में भी ये तो नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ भी फेड अड़ गया फिर से कि हम ब्याज दर बढ़ाएंगे। तो अब मैं आता हूँ कि भारत की चिंता क्या है। मान लीजिए मैं ये समझ लूँ कि चीन में प्रॉब्लम है लेकिन उतनी सीरियस नहीं है जैसी कि लीमन क्राइसिस थी, और हमारे ऊपर उतना शायद असर न है। तो फिर हमारी चिंता क्या है? हम मतलब हमारा मार्केट, हमको कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं हो क्या रहा है यहाँ पे। 9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब 1 हफ्ता पूरा निकल गया, मार्केट वहीं खड़ा हुआ है। क्या हो रहा है ये? आई थिंक इंडिया छोटा मार्केट है बनिस्बत तो हमारे लिए बहुत बड़ा है। हमारे लिए बहुत बड़ा है, पर मैं एज ए ग्लोबल इन्वेस्टर अगर मैं देखूं तो कहीं चाइना 20 आप ग्लोबल डॉलर है। कोशिश तो करते हैं, पर ये बात है ना। पर इसमें नीरज जी क्या हो रहा है कि जो कैपिटल फ्लोज हैं वो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिपेंड करता है बाहर से जो पैसा आता है, फॉरेन कैपिटल जो आएगी इंडिया में मार्केट के थ्रू और डायरेक्टली थ्रू फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज है जो वो ला रही हैं, वो बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो चाइना जैसी सिचुएशन होती तो क्या होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो वापस जाके रीअसेस करते हैं अपना प्लान, देखते हैं अब कोई ETF है जो MSCI इमर्जिंग ETF में इन्वेस्ट करता है,
उसमें चाइना का वेटेज अभी भी 40% के ऊपर है, इंडिया का कुछ 12-13% है। तो अब वो उस ETF में पैसा नहीं डालना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते चाइना में जाएं, और इंडिया ETF में उनको सिर्फ भरोसा नहीं है। तो एक टेक्निकल रीजंस भी हो जाते हैं जिसकी वजह से FPI के जो फ्लोज हैं मार्केट में वो इस समय रुक जाते हैं, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि रुपये कहाँ तक जाएगा। अब गिरते हुए रुपए में उनका ऑलरेडी नुकसान हो रहा है मार्क टू मार्केट बेसिस पे, तो वो भी रुक जाते हैं कि भाई कहाँ तक रुपए गिरेगा। फिर उसके बाद जाते हैं थोड़ी स्टेबिलिटी आई, चाइना में थोड़ी स्टेबिलिटी आई, तो लोग अभी रुके हुए हैं। इंडिया की स्टोरी में फंडामेंटली तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, मतलब मैं तो देख रहा हूँ, जितना समझ रहा हूँ, दिन भर दिन इंप्रूव हो रही है हमारी स्टोरी। तो बाहर का कैपिटल आएगा और मार्केट को ड्राइव करेगा। थोड़े दिन के लिए ब्रेक लगा है, पर वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोकल इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोकल कंपनीज को जानते हैं फॉरेन इन्वेस्टर से बेटर, कि आप अपना उसमें पोजीशन बनाएं और जब मार्केट में रन आए तब उस टाइम पे आप एंजॉय करें। अच्छा, इस मैं एक आप लोगों के सामने एक ऐसी पिक्चर पेश करता हूं जो थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए, ताज़ा हाल क्या है, चीन में बड़ी मुश्किल है ना। वॉरेन बफेट ने माल बेच दिया, सब कोई निवेश नहीं करने को तैयार है, सब बेच के जापान की तरफ गए। अब उधर भी रुक गए हैं क्योंकि उधर भी बहुत चल गया है। एक लेटेस्ट सर्वे ये बताता है कि वॉरेन बफेट ने $8 बिलियन का माल US मार्केट में बेचा है पिछले क्वार्टर में, जितना खरीदा उससे ज़्यादा बेचा। एक माइकल बरी का तो सुना ही होगा आपने। माइकल बरी जी एक बहुत ही बड़े फंड मैनेजर है, उन्होंने बहुत तगड़ी बेट ले रखी पुट की US में, S&P की भी और नैस्डैक की, कि मेरे को बेचना है 1.6 बिलियन डॉलर्स की। अब ये दो दिग्गजों ने बेचा, हालांकि वो कई बार गलत भी पड़े हैं, लेकिन उसी समय बैंक ऑफ अमेरिका का जो फंड मैनेजर सर्वे, ग्लोबल सर्वे, वो कह रहा है कि उन्होंने अपना कैश लेवल और कम कर दिया है। वो लोग खूब बुलिश है US मार्केट में। तो जब US में पैसा नहीं लगा रहे, वहाँ लोग बड़े लोग बेच रहे हैं, चीन में आप पैसा नहीं लगा रहे हैं, जापान में भी आप लगाने हिचक रहे हैं, तो आप जाएंगे किधर? इधर ही तो आएंगे। और इधर भी आप करो मैं बेचूंगा, तो पैसा कहाँ रखेंगे आप? अभिषेक जी, पैसा कहाँ रखेंगे? इधर तो लाएंगे कि नहीं लाएंगे? US अच्छा नहीं, चाइना अच्छा नहीं, जापान में जाएंगे नहीं, तो कहाँ जाएंगे फिर? देखिए, दो पार्ट है। जिन तरह के इन्वेस्टर्स के आप नाम ले रहे हैं वो तो रखेंगे कैश इन हैंड, क्योंकि उनके हिसाब से जब मार्केट थोड़ा करेक्शन आएगा तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उस समय जब लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं तो लगाने वाले फिर यही इन्वेस्टर्स, यही नाम होते हैं जो मार्केट को संभालते हैं। तो कुछ लोगों का तो कैश कॉल होगा। रही बात अपने मार्केट की, तो लास्ट 10 दिन के प्रेसिडेंट मैं सेट नहीं करना चाहूंगा। 1 अप्रैल ऑनवर्ड से जो अपने यहाँ पे कंटिन्यूस एक इन्फ्लो है FIIs का, और जो बाइंग चल रही है इवन अपने मिड एंड स्मॉल कैप में, आई थिंक सो वो एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि ग्लोबल रुझान डेफिनेटली इंडिया की तरफ है। इंडीड अगर आप देखेंगे स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर में, तो FI की होल्डिंग तो जो पहले इनकी हिस्टोरिकल होल्डिंग थी इन कंपनीज में, वो वहां से काफी हद तक बढ़ चुकी है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन भी है कि लोग सिर्फ अब निफ्टी 50 के स्टॉक्स नहीं देख रहे, थोड़ी डेप्थ और देख रहे हैं मार्केट में, जो कि हमारे मार्केट के लिए ओवरऑल अच्छा है। बिकॉज फाइनली आप चाहोगे कि अगर एज अ कंट्री अगर हम ग्रो कर रहे हैं, तो कंपनियां भी जो नीचे लेवल पर है, जो थोड़ी छोटी साइज में है बट अच्छा कर रही है, उनमें भी एक्सपोजर बने। तो ये एक तरह से ठीक है। अभी की अगर हम सिनेरियो की बात करें, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो चाइना का एपिसोड है वो तो एक कंसर्निंग है, मैं उसको नेग्लेक्ट तो नहीं करना चाहूंगा इस मामले में। और रशियन वॉर भी अभी तक खत्म हुआ नहीं है, एंड फेड भी, जो फेड है वो भी अपने रेट हाइक को लेकर बड़ा क्लियर स्टैंस लेके चल रहा है कि वो 2 हाइक करेगा। तो ओवरऑल जो ट्रिगर्स हैं मार्केट में वो अभी भी अनसर्टेनिटी के बने हुए हैं। अपने मार्केट्स अभी भी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि डोमेस्टिक स्टोरी अभी तक अपनी स्ट्रांग रही है। बट जिस तरह की रैली हमने लास्ट 4-5 महीने में देखी है, जिस तरह के पैसे हमने इन्फ्यूज होते हुए देखे हैं, मुझे लग रहा है हर मार्केट में जैसे कि होता ही आया है, कंसोलिडेशन होगा। अभी ये कंसोलिडेशन का फेज है। मुझे लग रहा है इस समय जो है, कुछ लोग या तो पेसिमिस्टिक कॉल लेंगे, कैश कॉल लेंगे, या फिर कुछ लोग रुकेंगे एक बार के लिए और मार्केट को सेटल होने देंगे और नए ट्रिगर्स का वेट करेंगे जहां पे वापस फ्रेश बाइंग आएगी। तो मुझे लग रहा है अभी एक तरह का होल्ड स्ट्रेटेजी है, रादर देन कि ये रैली वापस आगे कंटिन्यू होगी। मैं थोड़ा उसको लेकर स्केप्टिकल हूं। लॉन्ग टर्म में हम सभी बुलिश हैं, लॉन्ग टर्म में इंडिया अच्छा ही करेगी, बट एज ऑन डेट ये जो शो है जहां पे, हाँ, वो अभी हम देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अपसाइड से ज्यादा मुझे लग रहा है डाउनसाइड जो है वो मुझे मार्केट में लग रहा है कि हो सकता है। कितना डाउनसाइड लग रहा है आपको? देखिए, रैली प्रिडिक्ट नहीं कर सका कोई कि कितना चल जाएगा, तो गिरेगा भी कितना ये भी कोई करना मुश्किल है। अंदाजे से, मतलब मोटा माटी थोड़ा बहुत। देखिए, sticking my neck out, I think so in this scenario where things are more looking globally uncertain, मेरे को लग रहा है मे बी इंडेक्स लेवल पे निफ्टी का स्मॉल कैप में, मिड कैप में मैं बात करूंगा, 50 पे नहीं करूंगा क्योंकि 50 कंसोलिडेट कर रही है। मे बी 5% अप एंड डाउन यहाँ से निकल सकता है मार्केट। तो जिस तरह की रैली आई है, एक बार का कंसोलिडेशन दिखता है मुझे यहाँ से। ओके, 5